जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे कि इंटरडिसिप्लिनरी पीएचडी प्रोग्राम जो रहता है वो क्या होता है और उसमें चैलेंज क्या होता है और रिवॉर्ड्स आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो इंटरडिसिप्लिनरी पीएचडी प्रोग्राम अगर देखोगे तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रोबोटिक्स का नाम सुने होंगे। तो रोबोटिक्स एक ठो इंटरडिसिप्लिनरी पीएचडी प्रोग्राम है। ठीक है, क्योंकि वहां पे सिर्फ अगर इंजीनियरिंग का अगर हम लोग देखेंगे वहां पे, तो वहां पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, अगर वही रोबोटिक्स अगर बायोमेडिकल मतलब मेडिकल साइंस में आप अप्लाई कर रहे हो तो उसी हिसाब से आपको बायोमेडिकल का जो ब्रेन इंटरफेस है, मतलब आप डिपेंड करता है बायोमेडिकल में किस एरिया में आप रिसर्च रोबोटिक्स का इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो उस हिसाब से वो ऐड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक डिसिप्लिन का रिसर्च नहीं है, यहाँ पे मिनिमम 3 से 4 डिसिप्लिन का क्या होगा कि मिक्स होके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो चैलेंज क्या है? पहला पॉइंट अगर हम लोग बातचीत करेंगे कि नॉलेज इंटीग्रेशन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। देखो, अभी पीएचडी का स्टार्टिंग में आप ज्वाइन कर रहे हो और आपका जो रिसर्च एरिया है इंटरडिसिप्लिनरी है, तो वहां पे बहुत कुछ थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा। डाटा कैसे कलेक्शन करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट मेथड को लगा के डिफरेंट एरिया में जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं वहां से कैसे डाटा कलेक्शन करना है, उसको आपको समझाना पड़ेगा। डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है उसको आपको पकड़ना पड़ेगा। तो ये एक चैलेंज है, क्योंकि आपको एक डिसिप्लिन का काम नहीं करना है, आपको डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन को मर्ज करना है। तो ये सब थ्योरी को आपको समझ के उसका अंडरस्टैंडिंग पहले लेना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉलेज इंटीग्रेशन में डिफिकल्टी होता है। अगर आप अकेला बंदा हो जो कि एक पीएचडी का प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो, मैक्सिमम अगर प्रोजेक्ट का वर्क देखोगे तो वो इंटर डिसिप्लिनरी वाला ही होता है। ठीक है, आजकल मतलब कुछ आजकल ऐसा नहीं, डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रिसर्च वर्क कर रहे हो। अगर आपका इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब सिर्फ आपका तो डिसिप्लिन आप यूज कर रहे हो, उसके अलावा अलग अलग डिसिप्लिन, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंजीनियरिंग का डिफरेंट प्रोग्राम हो गया, अगर उसका कॉन्सेप्ट और थ्योरी को आप यूज कर रहे हो, तब आपको क्या होगा कि डिफरेंट नॉलेज आपके पास आएगा। तो वहां से एक तो आपको अच्छे तरह से कोई भी बड़ा प्रॉब्लम अगर कभी भी आप आगे जाके उस तरह का प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हो, तो आपके पास एक तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन का जो नॉलेज है उसको कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉलेज इंटीग्रेशन के लिए वो हेल्प होता है। स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम लगेगा, क्योंकि आप अकेला हो और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड का कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो। ठीक है, लेकिन एक बार वो खत्म होने के बाद आपको अच्छे तरह से आपको आइडिया हो जाता है कि एक मतलब बड़ा प्रोजेक्ट वाला प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। एक प्रोजेक्ट अगर अगर कर रहे हो ना, डिफरेंट फील्ड का नॉलेज रहना पड़ता है। ठीक है, स्किल, तो स्टार्टिंग में स्किल का ऊपर मास्टर करना पड़ेगा। जिस फील्ड का आप ऊपर काम कर रहे हो, जिस डिसिप्लिन के ऊपर काम कर रहे हो, उसका स्किल के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। उस फोकस करने के टाइम में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर इंटरडिसिप्लिनरी मतलब रिसर्च वर्क कर रहे हो तो टाइम तो एक्सटेंडेड होगा। अगर प्रोजेक्ट का काम अगर सोच रहे हो कि 4 साल 5 साल लगेगा, 6 7 साल भी लग जाता है, क्योंकि आप वहां पे एक्सपेरिमेंटल के बेसिस में अगर कर रहे हो तो उसको डेवलप करने के लिए बहुत स्किल्स चाहिए। ठीक है, मतलब जो जो डिसिप्लिन का है उस डिसिप्लिन का नॉलेज और स्किल्स को आप अप्लाई करोगे वहां पे। और रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड अगर देखोगे, जो जॉब मार्केट है, जब आप पीएचडी का खत्म हो जाएगा, रिसर्च वर्क खत्म हो जाएगा, आप पोस्ट डॉक करना चाहते हो या इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, एकेडमिक्स में जाना चाहते हो, तो आप जो स्किल गेन किए हो उस स्किल के बेसिस में आपको वर्सटाइल या मतलब जो आपका अप्लाई करना पड़ेगा डिफरेंट जॉब प्रोफाइल के लिए, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है एरिया। तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो उस स्किल के बेसिस में। मेंटरशिप और गाइडेंस के अगर बारे में बात करूं तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि जिस रिसर्च गाइड के अंडर आप काम कर रहे हो उनका उस इंटरडिसिप्लिनरी एरिया में कितना नॉलेज अवेलेबल है।
ठीक है, उसी हिसाब से वो गाइड करेंगे। अगर वो डिसिप्लिन के हिसाब से नहीं है फिर भी आप प्रोजेक्ट उस तरह का पकड़ कर रखे हो तो वहां पे मिलना बहुत मतलब जो हेल्प जो आपको मिलना चाहिए वो मिलना बहुत कम होता है। तो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एरिया में काम कर रहे हो, इंटरडिसिप्लिनरी वाला काम कर रहे हो, तो आपको एक्सपोजर अच्छा रहेगा कि जो सपोर्ट नेटवर्क आपको चाहिए, क्योंकि बिना सपोर्ट नेटवर्क में अगर आप काम कर रहे हो तो अच्छा खासा टाइम तो कंज्यूम होगा, उसके बाद बहुत कुछ चीज आप समझ नहीं पाओगे, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा कि उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोर्ट नेटवर्क उसी हिसाब से आपको डेवलप करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा जो एक सब्सक्राइबर है उनके साथ बातचीत कर रहा था, तो उनका रिसर्च एरिया लॉ के रिलेटेड है, वो पीएचडी लॉ के ऊपर कर रहे हैं। तो उनका जो है डिजास्टर मैनेजमेंट और लॉ के रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आजकल कंपलसरी एक तो हो गया है, मतलब दिमाग में हो गया है, पहले इतना नहीं था, ठीक है। आजकल 2024 का टाइम में हर कोई बोल रहा है जो भी करो कि डाटा कलेक्शन करो, डाटा एनालिसिस करो, उसी हिसाब से आप प्रूव करके मतलब उनका जो पीएचडी है उनका कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। मतलब डाटा के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। कोई कोई पहले अगर देखोगे लॉ के रिलेटेड उनसे जो मैं बातचीत कर रहा था वो चीज बता रहे थे कि लॉ के रिलेटेड पहले थ्योरेटिकल में हो जाता था, अभी नहीं हो रहा है। अगर आप शुद्ध गंगा में जाओगे वहां पे डिफरेंट रिसर्च जो थीसिस होता है उसको देखोगे, थोड़ा पुराना वाला, ठीक है। मतलब 2015 से पहले अगर देखोगे तो वहां पे इतना डिमांडिंग नहीं था, लेकिन आजकल कंपलसरी हो गया। तो डाटा को एनालिसिस कैसे करना है वो भी एक तो नया नॉलेज है, उसको सीखना पड़ेगा। अभी वो उनका जो रिसर्च है लॉ के रिलेटेड है, लॉ और डाटा बहुत अलग हो जाता है, हर फील्ड का डाटा होता है, लेकिन डाटा एनालिसिस करने के लिए वो सीखना पड़ता है, तो वो स्किल को आपको गैदर करना पड़ेगा। उसी हिसाब से अगर देखोगे कि जो मेंटर है वो अगर हेल्प नहीं कर रहे तो वहां पे प्रॉब्लम होगा। तो ये डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि आपका मेंटर के पास उतना इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो आप खुद को ट्राई करना पड़ेगा। पीएचडी का मतलब जो कर रहा है खुद को ही करना पड़ेगा, यहाँ पे दूसरा वाला कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं आएगा। तो अगर हेल्प चाहते हो तो अपना यूनिवर्सिटी से दूसरे जगह आप ढूंढ सकते हो जहां पे आपको सपोर्टिव नेटवर्क मिलेगा जो कि आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस में आपको exposure to mentors from various field provided a broader perspective and more supportive network। तो खुद का जो रिसर्च गाइड है उससे आपको हटके दूसरा लोगों का सपोर्ट लेना पड़ेगा वहां पे, और पीएचडी में लोग लेते भी हैं, ठीक है। फंडिंग के लिए अगर देखोगे सिंगल डिसिप्लिनरी में फंडिंग मिल जाता है, अगर क्योंकि वहां पे आप फंडिंग कब मिलता है जब आपको देखेंगे कि आपका प्रोफाइल अच्छा है कि नहीं, आप नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट किए हैं कि नहीं, रिसर्च पेपर पब्लिश किए कि नहीं अच्छा वाला, तब जाके फंडिंग मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कर दिया है कि अगर इंटरडिसिप्लिनरी वाला प्रोजेक्ट करते हैं तो अगर आपका नंबर ऑफ रिसर्च पेपर कम है, ऐसा नहीं कि जीरो होगा तो कोई कोई मतलब फंडिंग नहीं देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन थोड़ा मिनिमम प्रोफाइल भी होगा ना, तब अगर अप्लाई करोगे तो ग्रांट्स और सपोर्ट प्रोग्राम के हिसाब से आपको फंडिंग मिल सकता है। तो ये अच्छा चीज है, इंटरडिसिप्लिनरी अगर कर रहे हैं तो फंडिंग आपको मिल जाता है। पब्लिकेशन चैलेंज क्या होता है, अगर सिंगल डिसिप्लिनरी जर्नल अगर देखोगे तब वहां पे पब्लिश करना डिफिकल्टी हो जाता है। लेकिन अभी क्या होता है कि स्कोपस वेब ऑफ साइंस में इंटरडिसिप्लिनरी वर्क बेसिस में आपको जर्नल मिल जाएगा, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो कि रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। पब्लिकेशन चैलेंजेस आज का टाइम में इतना नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सिंगल डिसिप्लिन जर्नल में अगर सबमिशन कर रहे हो तो वहां पे आपको चैलेंजेस मिलेगा। एक्सेप्टेंस पियर एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम क्या है, तो जब आप रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो वहां पे जो रिव्यूअर होते हैं वो आपको रिसर्च पेपर को रिव्यू करते हैं, तो अगर आपको तो पता नहीं किसके पास जाएगा, लेकिन वो जर्नल वाले जहां पे आप सबमिट कर रहे हो वो जिसके पास भेज रहे हैं, अगर उनका इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज नहीं रहेगा तब क्या होगा कि
आप जिस एरिया में रिसर्च करके लिख के पब्लिश करने के लिए ट्राई कर रहे हो, तो वहां पे वो थोड़ा सा उनका स्कोप के बाहर हो जाएगा, जो रिव्यू कर रहा है उनका स्कोप के बाहर हो जाएगा। तो वहां पे थोड़ा सा क्या होगा कि स्क्रूटिनी और स्केप्टिज्म का कॉन्सेप्ट वहां पे आएगा। ठीक है, रिवर्ड्स क्या है, अगर आप अम, अच्छा खासा जगह में पेपर पब्लिश कर रहे हो मल्टी डिसिप्लिनरी वाला, तो आपको अच्छा खासा रिकॉग्नाइजेशन आएगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, तो मैं पहले से बताया था कि जब भी हम लोग करते हैं प्योर मतलब इंटरडिसिप्लिनरी वाला जो रिसर्च वर्क करते हैं, तो आपका टाइम एक्सटेंड होगा, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट एरिया को पकड़ के उससे नॉलेज लेके अपना रिसर्च में आप इनपुट कर रहे हो। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में ये सबसे ध्यान रखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अगर हर डिसिप्लिन को आप पढ़ने के लिए बैठ जाओ, तो आपको अच्छा खासा डिफिकल्टी और टाइम बर्बाद हो जाएगा। वो उसको ऊपर ना काम करके आप देखो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेसिस में क्या क्या नॉलेज रिक्वायरमेंट है, और उसको आप अप्लाई करें। अगर रिसर्च पेपर को उसी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में कोई रिसर्च पेपर को आप फॉलो कर रहे हो, देखो वहां पे क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, क्या क्या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, क्या क्या डाटा एनालिसिस हुआ है, उस चीज को आप सीख के उसके टाइप का आप रिसर्च पेपर क्या कर सकते हो कि सीख के खुद का जो एरिया है, उस एरिया के बेसिस में आप रिसर्च पेपर पब्लिकेशन कर सकते हो। उससे थोड़ा सा आपको टाइम बच सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट देखेंगे कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है, देखो अभी मार्केट में 2024 के हिसाब से अभी थोड़ा सा ग्रोथ है, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगल डिसिप्लिनरी वाला कैरियर का जो रहता है उनका थोड़ा सा मतलब कैरियर में डिफिकल्टी होता है, लिमिटेड सीट्स वहां पे होता है आगे जाके। लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी वाला पीएचडी स्टूडेंट को यहाँ पे चांसेस बढ़ जाता है। कॉग्निटिव लोड क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी में जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन को पढ़ रहे, उस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, जब उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली मेंटल फैटिक और स्ट्रेस आपको रहेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन एक बार उस नॉलेज और स्किल्स को मतलब सीखने के बाद आपका अच्छा खासा क्या होगा कि स्ट्रेंथन कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, वैल्यूएबल ट्रेड्स, तो आपको ये क्वालिटी सब डेवलप हो जाएगा जब आप इसको मैनेज कर पाओगे अच्छे से। अगर मैनेज नहीं कर पाओगे तो अच्छा खासा स्ट्रेस रहेगा। लेकिन एक बार आप इंटरडिसिप्लिनरी वाला प्रोजेक्ट को हैंडल कर पा रहे हो, तो आपके ऑटोमेटिकली वो क्वालिटीज किस तरह का उसको जो जो ऑब्स्टेकल जनरेट होता है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में, उसको कैसे ओवरकम करना है, वो एक तो आपको अंदर आइडिया आपको आएगा। ठीक है, तो इनोवेशन पोटेंशियल में देख सकते हो कि पे चैलेंजेस है, हाई रिस्क आज कॉम्बिनेशन फील्ड्स डज नॉट yield सक्सेसफुल रिजल्ट और इमीडिएट एप्लीकेशन। तो अगर मल्टीडिसिप्लिनरी करे तो सक्सेसफुल तो जल्दी जल्दी नहीं मिलेगा, जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जो भी रिजल्ट मिला है उस रिजल्ट को बेसिस में आप ट्राई करो कि पेपर पब्लिश करने के लिए। और यहाँ पे रिवॉर्ड्स क्या है, इंक्रीज, यहाँ पे जो भी आप रिसर्च पेपर के लिए लिख रहे हो, तो वहां पे आपको नोवेलिटी आपको अच्छा खासा मिलेगा, रिसर्च की आप नोवेलिटी आपको चांसेस मिलेगा ढूंढने के लिए अच्छा खासा, क्योंकि वहां पे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च बहुत कम लोग मतलब करते, तो नोवेलिटी यहाँ पे मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर एग्जांपल देखेंगे जैसे कि मेरा खुद का रिसर्च है डेवलपिंग स्मार्ट रोबोटिक व्हील चेयर, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, रिहेबिलिटेशन साइंस, ह्यूमन कंट्रोल, कंप्यूटर इंटरफेस, ये सब नॉलेज का आप अप्लाई करना पड़ेगा जब इसको आप डेवलप कर पा रहे हो। मैंने मेरा रिसर्च में अप्लाई किया है, देखो मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, रिहेबिलिटेशन साइंस, इसको थोड़ा सा अप्लाई करने में मेरा थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ है। ठीक है, मतलब अच्छे से नहीं कर पाए, कॉन्फिडेंस इतना नहीं है। वो होता है, देखो सब फील्ड का जब आप अमालगेशन कर रहे हो, जब इकट्ठा करके कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, तब डिफिकल्टी रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको 100% आपको क्लियर करके जाना पड़ेगा, जितना हो रहा है उतना मेहनत करके रिसर्च पेपर आपको लिख के जाना है, पीएचडी खत्म करके जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको पकड़ के रखोगे तो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो जितना नॉलेज आ रहा है उसको बेसिस में आप आगे बढ़ना है। दूसरा वाला एग्जांपल यहाँ पे और एक तो दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एनवायरमेंटल डाटा साइंस फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन।
इसमें अगर देखोगे तो एनवायरमेंटल साइंस, डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, इंजीनियरिंग, पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो इतना कितना हो गया, एक दो तीन चार पांच, यहाँ पे पांच डिसिप्लिन का जो अमलगेशन है मिला के इस तरह का रिसर्च में काम करते हैं, ठीक है। और एक तो दूसरा वाला देखेंगे, न्यूरो इंजीनियरिंग फ्रॉम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। अगर इसको अगर कोई अगर इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है तो यहाँ पे देख सकते हो कि न्यूरो साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड मशीन लर्निंग, साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइंस, एथिक्स एंड लॉ। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी पांच अलग अलग डिसिप्लिन का यहाँ पे एंट्री हुआ है। तो इस तरह का बहुत एग्जाम्पल है यहाँ पे मैं लिखा, अर्बन सस्टेनेबिलिटी, स्मार्ट सिटीज, यहाँ पे देख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईओटी, एनवायरमेंटल साइंस, अर्बन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, पब्लिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक्स। तो पर्टिकुलरली ये सब देखोगे, ये इंटरडिसिप्लिनरी वाला रिसर्च सब्जेक्ट है। तो आप जिस एरिया में कर रहे हो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या क्या ध्यान देना है। नॉलेज इंटीग्रेशन के टाइम में अच्छा खासा आप ध्यान दो, जिस एरिया में आप कर रहे हो उस एरिया के बेसिस में आप क्या कर सकते हो कि नॉलेज को कॉन्सेंट्रेटेड करके रखो। ऐसा नहीं कि रैंडम चीज अगर पढ़ोगे और रैंडम चीज के ऊपर काम करोगे तो आप कंक्लूसिव नहीं हो पाओगे, जो आपका पीएचडी का ऑब्जेक्टिव है उसके बेसिस में आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब मैं पॉइंट बोल दिया है कि जब भी आप इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कर रहे हो तो उसके बेसिस में क्या क्या पॉइंट्स ऑफ देखना है, प्योर एक्सेप्टेंस, टाइम मैनेजमेंट। तो ये देखो टाइम मैनेजमेंट अच्छा खासा टाइम जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, वो होने वाला नहीं है, वो अच्छा खासा आपको टाइम लगेगा। पब्लिकेशन चैलेंजेस थोड़ा सा कम है, ठीक है, सिंगल डिसिप्लिन ज्यादा है, वो इंटरडिसिप्लिनरी वर्क में थोड़ा सा कम है क्योंकि उस हिसाब से जर्नल अवेलेबिलिटी रहता है, ठीक है। तो बाकी सब पॉइंट के ऊपर मैंने कवरेज किया है, तो आपको एक आइडिया हो गया कि इंटरडिसिप्लिनरी जब रिसर्च कर रहे हो तो चैलेंजेस क्या है और क्या क्या रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।